आज हम भारत के एक बहुत ही पुराने और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी खगोल विज्ञान ग्रंथ सूर्य सिद्धांत की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक किताब नहीं है ना। हाँ। इसमें तो जैसे गणित, तारों, ग्रहों की समझ और एक अलग ही तरह का ब्रह्मांडीय नजरिया मिलता है। सही कहा, ये एक पूरा पैकेज है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसके जो सबसे जरूरी और सच में हैरान करने वाले पहलू हैं उन पर बात करें। बिल्कुल। और देखिए, सूर्य सिद्धांत की जो शुरुआत है वो थोड़ी कह सकते हैं कि धुंधली है, रहस्यमयी है। अच्छा, कैसे? मतलब अगर पौराणिक कथाओं को देखें तो कहते हैं कि इसे खुद सूर्य देव ने, मतलब सूरज भगवान ने लाखों साल पहले सत्य युग के आखिर में माया नाम के एक असुर को दिया था। लाखों साल पहले असुर को? ये तो सुनने में बड़ा अनोखा लगता है। हाँ, ये पौराणिक पक्ष है, लेकिन अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो विद्वान मानते हैं कि इसे करीब चौथी या 5वीं सदी ईस्वी में, मतलब आज से लगभग 1450-1500 साल पहले संकलित किया गया होगा। अच्छा, तो ये ज्यादा वास्तविक लगता है। हाँ, और ये भी माना जाता है कि समय के साथ इसमें कुछ संशोधन, कुछ बदलाव भी हुए। ये ज्योतिष की जो हमारी सिद्धांत परंपरा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुल 14 अध्याय हैं और करीब 500 संस्कृत श्लोक। 500 श्लोक? और इसमें है क्या मुख्य रूप से? इसमें मुख्य रूप से ब्रह्मांड को गणित के लेंस से देखा गया है। ग्रहों की चाल, ग्रहण, समय की गणना, ये सब। चलिए इसी बात पर आते हैं। मैंने सुना है इसकी गणनाएं कमाल की थी। जैसे? हाँ, बिल्कुल। सूर्य सिद्धांत पृथ्वी को गोल बताता है, भूगोल शब्द का प्रयोग है वहां। और कमाल की बात यह है कि इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 8000 मील बताया गया है। 8000 मील? और आज का साइंटिफिक माप क्या है? आज हम जानते हैं कि ये करीब 7917 मील है। अरे वाह, मतलब लगभग वही। हाँ, बेहद करीब। ये सोचना ही मतलब हैरान करता है कि उस जमाने में बिना किसी आधुनिक यंत्र के ये कैसे पता लगाया होगा। सही में। और मैंने साल की लंबाई के बारे में भी कुछ ऐसा ही सुना है। हाँ, वो तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है मेरे ख्याल से। सूर्य सिद्धांत के हिसाब से एक ट्रॉपिकल वर्ष, मतलब मौसमों वाला साल, 365.24217556 दिन का होता है। ठीक है। और आज की गणना? आज की जो आधुनिक सटीक गणना है वो है 365.242119 दिन। तो फर्क सिर्फ 1.4 सेकंड का है प्रति वर्ष। 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा? ये तो अविश्वसनीय है ना? ये उस ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी ज्यादा सटीक था जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, और जो बहुत बाद में आया। और चंद्रमा के महीने का भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, चंद्रमा का जो साइकिल होता है, जिसे साइनोडिक मंथ कहते हैं, उसकी गणना में तो फर्क सिर्फ 0.1 सेकंड का है। कमाल है। इसका मतलब कितनी बारीकी से उन्होंने आसमान को देखा होगा सदियों तक। बिल्कुल, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अवलोकन और गणित का नतीजा है। और ये सब बिना टेलीस्कोप के। बार बार ये बात दिमाग में आती है। यही तो इसकी खासियत है। बहुत महत्वपूर्ण रोल है, खासकर ज्या और कोज्या का। ज्या मतलब साइन? हाँ बिल्कुल, साइन फंक्शन का ये शुरुआती रूपों में से एक है और काफी विकसित रूप है। ग्रहों की स्थिति को आसमान में ठीक ठीक बताने के लिए इसकी जरूरत थी। सूर्य सिद्धांत में न सिर्फ इसका जिक्र है, बल्कि इसकी पूरी टेबल, पूरी सारणी दी गई है। अच्छा, पूरी टेबल भी है। ये तो उस समय के गणितीय विकास का बड़ा सबूत है। निश्चित रूप से। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या ये मॉडल वैसा ही था जैसा हम आज जानते हैं? मतलब सूरज बीच में और पृथ्वी चक्कर लगा रही है? नहीं, ये एक जरूरी बात है ध्यान रखने वाली। सूर्य सिद्धांत का जो मॉडल है वो भूकेंद्रित है। भूकेंद्रित मतलब पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर माना गया है और सूरज, चांद, बाकी ग्रह और तारे वो सब पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा माना गया। ओह, तो ये आज की समझ से अलग है? हाँ, ये उस समय की पारंपरिक सोच थी। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि इसी दौर के आसपास या शायद थोड़ा बाद में आर्यभट्ट जैसे महान विचारक थे जो ये कह रहे थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। लेकिन सूर्य सिद्धांत में पारंपरिक भूकेंद्रित मॉडल ही अपनाया गया। यानी एक ही समय में अलग-अलग विचार भी चल रहे थे। हाँ बिल्कुल। और एक और बहुत ही अनोखी बात है सूर्य सिद्धांत की, वो है समय को देखने का नजरिया। समय को देखने का नजरिया मतलब? देखिए, हम आज समय को ज्यादातर एक सीधी रेखा में देखते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य, है ना? हाँ। सूर्य सिद्धांत ब्रह्मांड को बहुत बड़े चक्रीय समय के पैमानों पर देखता है। युगों की बात होती है जो लाखों साल लंबे होते हैं। और फिर कल्प की बात होती है। कल्प? ये कितना बड़ा होता है? एक कल्प, आप अंदाजा लगाइए। लाखों साल, करोड़ों, अरबों साल।
एक कल्प की लंबाई 4.32 अरब वर्ष बताई गई है। 4.32 अरब साल, ये तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, और अब ये सोचिए कि आज का विज्ञान पृथ्वी की आयु कितनी बताता है। लगभग 4.5 अरब साल। अरे, ये तो बहुत करीब है ना? ये संयोग है या उनकी गणना का कमाल, ये सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि उनकी समय की समझ कितनी विशाल, कितनी गहरी थी। वाकई। तो ये जो सारा ज्ञान था, इतनी सटीक गणनाएं, ये विशाल समय का कॉन्सेप्ट, क्या ये सिर्फ भारत में ही रहा या बाहर भी गया? नहीं नहीं, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव काफी दूर तक फैला। कहाँ तक? खास तौर पर अरब जगत में। 8वीं सदी के आसपास बगदाद उस समय ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। वहां पर सूर्य सिद्धांत या इसी तरह के दूसरे भारतीय खगोल ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। अच्छा। किस नाम से? उसे सिंध हिंद के नाम से जाना गया। बाद में अल-बिरूनी जैसे बड़े विद्वान जब भारत आए तो उन्होंने भी संस्कृत सीखी और इन ग्रंथों का, खासकर सूर्य सिद्धांत का गहरा अध्ययन किया और इसके बारे में लिखा। तो अल-बिरूनी के जरिए ये आगे फैला। हाँ, और इसी रास्ते से जैसे यानी साइन जैसी गणितीय अवधारणाएं और खगोलीय गणना की पद्धतियां, ये सब इस्लामिक स्वर्ण युग से होते हुए यूरोप तक पहुंची हैं। तो इसका असर तो वैश्विक रहा है। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा है। तो अगर हम सार निकालें तो सूर्य सिद्धांत की आज क्या अहमियत है? हम इसे कैसे देखें? देखिए, मेरे हिसाब से सूर्य सिद्धांत प्राचीन भारत की जो वैज्ञानिक और गणितीय सोच थी, उसकी क्षमता का एक जीता जागता प्रमाण है। इसकी गणनाओं की सटीकता, ग्रहों नक्षत्रों की चाल को समझने और बताने की इसकी क्षमता और समय को देखने का वो विशाल नजरिया, ये चीजें आज भी हमें हैरान करती हैं। सही बात है। और ये सिर्फ एक खगोल विज्ञान या गणित का ग्रंथ नहीं है, ये एक तरह से सांस्कृतिक और दार्शनिक धरोहर भी है। ये दिखाता है कि शायद उस समय में विज्ञान और आध्यात्मिकता को इतना अलग करके नहीं देखा जाता था। ब्रह्मांड को समझना भी शायद एक आध्यात्मिक खोज जैसा ही था। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने, विज्ञान और आध्यात्म का संगम। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। हाँ, सूर्य सिद्धांत वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान का विकास क्या हमेशा एक सीधी रेखा में ही होता है, या इतिहास में ऐसे भी दौर आए हैं जब कुछ खास क्षेत्रों में ज्ञान अपने शिखर पर था, जिसे शायद हम आज पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल ही शायद हमें अपने अतीत की इन अद्भुत उपलब्धियों को और ज्यादा जिज्ञासा और सम्मान से देखने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा, इन्हें सिर्फ पुराना कहकर खारिज नहीं कर सकते। इनमें बहुत कुछ सीखने और समझने लायक है।